हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 अप्रैल 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग है कि शिकायत ना हो तो भी नफरती भाषणों पर केस दर्ज करें राज्य। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो नफरती भाषण दिए जाते हैं उसके मामले को लेकर गंभीरता से विचार किया है और ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर जो चुनाव में जो नफरती भाषण दिए जाते हैं, अगर उस पर कोई पार्टी या किसी तरफ से भी कोई शिकायत नहीं आती है तो जो राज्य है या जो राज्य सरकार है या राज्य निर्वाचन आयोग है वो इस मामले को संज्ञान में ले और इस पर खुद कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करे। ये एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है, मतलब स्टेटमेंट माना जा सकता है। देखिए, जो जस्टिस के.एम. जोसेफ हैं और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नफरती भाषणों को ऐसा गंभीर अपराध करार दिया है जो देश के पंथ निरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने में सक्षम है। पीठ ने कहा कि जो उसका 21 अक्टूबर 2022 का आदेश हर धर्म के लोगों पर लागू होगा। साथ ही चेतावनी दी कि केस दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। शुक्रवार को पीठ ने कहा कि जज अराजनीतिक होते हैं, यानी कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, और पार्टी ए और पार्टी बी से, यानी कि जो जज होते हैं पहली बात तो वो राजनीतिक नहीं होते हैं और उनका ना तो पार्टी ए से मतलब होता है ना पार्टी बी से मतलब होता है। हम केवल यानी जज केवल संविधान और देश के कानूनों को जानते हैं। हम जो भी आदेश पारित करते हैं वह हमारे द्वारा ली गई शपथ के प्रति निष्ठा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस बारे में कोई विवाद नहीं है। और जब एक वकील ने देश के विभिन्न हिस्सों में नफरती भाषणों की घटना का हवाला दिया तो पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, इसमें राजनीति मत लाइए, यानी कि किसी पार्टी का नाम लेकर इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। इस दौरान नफरती भाषण को देशव्यापी मुद्दा बताते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जब आप कहते हैं देशव्यापी मुद्दा तो मुझे ये नहीं पता कि पूर्वोत्तर में नफरती भाषण की समस्या है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, कम से कम मुझे नहीं पता। इसलिए हमें देशव्यापी है या नहीं है इसके विशेष कारणों में कुछ इलाकों में जो भाषण होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोर्ट का यह आदेश पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर आया है। उन्होंने शुरुआत में नफरती भाषण देने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने एक अन्य याचिका में शीर्ष अदालत के 21 अक्टूबर 2022 के आदेश को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की भी मांग की थी। नेक्स्ट है कि आतंकवाद पर हो सामूहिक प्रहार। यह स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह ने। जो संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हो रही है नई दिल्ली में, उसमें इन्होंने ये भाषण दिया है। देखिए, भारत के साथ ही पाकिस्तान, रूस, चीन और इसके साथ ही और भी कई जो देश हैं संगठन के, वे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई शुरू करेंगे। यहाँ एससीओ के जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है उसको संबोधित किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने और आतंकी गतिविधियों को फंड उपलब्ध कराने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए सामूहिक कार्रवाई जरूरी है। हर तरह का आतंकवाद या उसको मदद देना मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के आसिफ को ज्वाइन करना था, उन्हें आना था, लेकिन उन्होंने कोई सूचना नहीं दी और वे नहीं आए। उनके स्थान पर जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके रक्षा मामलों के विशेष सलाहकार मलिक अहमद खां ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की मेजबानी करते हुए कहा कि एससीओ देशों के पास अपार संभावनाएं हैं, अगर वो चाहें तो हर सेक्टर में, यानी कि हर किसी देश के पास देखिए कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं या कुछ चीज़ों का प्राकृतिक भंडार होता है। और अगर संघाई सहयोग संगठन आपस में मिलकर एक यूनियन बनाएं और व्यापार करें या फिर हर क्षेत्र में आगे बढ़ें तो ये बहुत आने वाली संभावनाओं को दर्शाता है। वर्तमान युग में हमें सभी के फायदे के लिए सभी के सहयोग की विचारधारा को अपनाना होगा। उन्होंने मौजूदा खाद्य व ऊर्जा संकट की तरफ भी एससीओ देशों का ध्यान आकर्षित कराया और कहा हमें खाद्य सुरक्षा पर एक समग्र योजना बनानी चाहिए। इसमें एससीओ का रोल मॉडल स्थापित कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा भी एससीओ का एक एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने एससीओ देशों के बीच सह विकास और सह निर्माण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि सुरक्षा चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। भारत सदस्य देशों के साथ रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने को महत्व देता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, देखिए जो एथलीट हैं हमारे और कुश्ती के जो खिलाड़ी थे, जैसे साक्षी मलिक हो गई, विनेश फोगाट हो गई, ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें सफलता मिली और जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ शुक्रवार रात दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली। इनमें एक एफआईआर किशोरी की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के में दर्ज हुई है, जबकि दूसरी में 6 अन्य महिला पहलवानों की शिकायतों को संयुक्त रूप से लिया गया है। इससे पूर्व दिन में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह देर रात तक प्राथमिकी दर्ज कर लेगी। विदित हो कि महिला पहलवान लंबे समय से सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही थी और इसके लिए बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। महिला पहलवानों का आरोप है कि वो यौन शोषण का शिकार हुई हैं और साथ ही महासंघ के अध्यक्ष तानाशाही और मनमाने ढंग यानी कि तरीके से कार्य करते हैं। और 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हुआ था। इन महिला पहलवानों ने कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, जिससे जो रेडियो क्षेत्र है उसमें क्रांति आने की संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से ये रेडियो जो है वो अब सुदूर क्षेत्रों में भी एफएम के माध्यम से पहुंच सकेगा। देखिए, रेडियो के विस्तार को नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ आकाशवाणी के 91 एफएम रेडियो ट्रांसमीटरों की शुरुआत की। देश के अधिकांश आकांक्षी जिले के दूर दराज के इलाकों में एफएम रेडियो प्रसारण कवरेज पहुंचाने के लिए उठाए गए इस कदमों को प्रधानमंत्री ने देश में रेडियो क्रांति के विस्तार का हिस्सा करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के इन एफएम ट्रांसमीटरों की शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए सौगात तो है ही, साथ ही यह उपहार भारत की विविधता और विभिन्न रंगों की झलक भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री का जो ये कल यानी कि जो संडे को रेडियो का मन की बात प्रोग्राम जब प्रसारित होगा तो वो इसका 100वां यानी कि 100 नंबर का एपिसोड होगा। उन्होंने बताया कि रेडियो के माध्यम से ही यह सब संभव हुआ है कि जो स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है या फिर हर घर तिरंगा जैसे पहल को उठाया गया और लोगों तक पहुंचाया गया और इसकी पहुंच हर घर तक संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि रेडियो पर जो प्रसारित मन की बात के माध्यम से ही जो प्रयास है वो जन आंदोलन बन पाया। उन्होंने कहा कि जो 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन सरकार की उन नीतियों को आगे बढ़ाता है जो वंचितों को वरीयता देती है। जिन लोगों को दुरस्त माना जाता था उन्हें अब व्यापक स्तर पर जुड़ने का मौका भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी भारतीय को अवसर की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्रांति में रेडियो और खास तौर पर एफएम एक नए दौर के रूप में उभरा है। देखिए, पहले आपको भी याद होगा कि पहले आकाशवाणी ही सिर्फ एक चैनल हुआ करता था और जो आपके आसपास के क्षेत्र हैं उसमें कुछ लोकल जो चैनल होते थे वो कवर करता था। लेकिन फिर एफएम की जो क्रांति आई उसके बाद से रेडियो भी अब पहले आपको याद होगा कि हम लोग के घरों में डिश लगा करता था, सिर्फ DD1 और DD2 हम देखा करते थे। उसके बाद फिर डिश आया, उसमें कई चैनल्स बढ़े, उसके बाद फिर वैसा ही हाल अब रेडियो का भी हुआ है। अब एफएम के माध्यम से इतने चैनल हैं कि आप अपने मोबाइल में या रेडियो में एक साथ कई चैनल सुन सकते हैं। तो ये क्रांति के तौर पर माना जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सीमा पर स्थिति को सामान्य बताने में जुटा है चीन। देखिए, भारत चीन के साथ सीमा विवाद को चाहे जितनी तवज्जो दे, चीन अभी भी इसे बड़ा विवाद मानने को तैयार नहीं है। यह बात शुक्रवार को चीन की तरफ से भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद जारी बयान से फिर साफ हो रही है। इसमें चीन ने दोनों देशों की सीमा की मौजूदा स्थिति को मोटे तौर पर सामान्य बताते हुए सलाह भी दी और कहा कि दोनों देशों की सीमा विवाद को सही स्थिति में रखना चाहिए और सीमा पर आगे कोई विवाद ना हो, इसके लिए हमें आगे बढ़कर इस पर कोई कार्य या विचार करना चाहिए। चीन का यह रुख कोई नया नहीं है। जब से भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से हो रहे उल्लंघन पर अपने तेवर तल्ख किए हैं, तभी से चीन लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीमा पर स्थिति बहुत गंभीर नहीं है
जानकारों का मानना है कि चीन की सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा है जिसे वह अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी आजमाता रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जो है ली सांगफू के बीच 27 अप्रैल को जो द्विपक्षीय दौर की बातचीत हुई थी, उसमें भी दोनों भारत ने कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट कहा कि हम इस मसले पर यानी कि एकदम अपना रुख क्लियर करना चाहते हैं कि सीमा में किसी तरीके का चेंजमेंट भारत को बर्दाश्त नहीं है। देखिए, चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान जारी किया गया। उनके मुताबिक जनरल सांगफू ने राजनाथ को बताया कि सामान्य तौर पर सीमा पर स्थिति स्थिर है। दोनों देशों को सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखनी चाहिए। दोनों देशों को इस विवाद को द्विपक्षीय रिश्तों की व्यापकता, लंबी अवधि के हितों और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हो रही है उसके विरुद्ध याचिका दी गई थी कि जो जातिगत जनगणना है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अलग से सुनवाई की जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार में जातिगत जनगणना कराने के प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस M.R. शाह और J.B. पार्डीवाला की पीठ ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी और याचिका पर त्वरित फैसला करने का अनुरोध भी किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा विचार की अनुमति मांगी है। हम याचिकाकर्ता को उचित अंतरिम याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हैं और हाईकोर्ट से उस पर विचार करने और उसे दाखिल करने के 3 दिनों के भीतर फैसला करने का अनुरोध करते हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। बिहार में पहले दौर की जातिगत गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी तक कराई गई थी। दूसरा जो दौर था वो 15 अप्रैल को प्रारंभ हुआ और 15 मई तक चलेगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसमें पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया था और अब हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम बात करेंगे कि IMF ने चालू वित्त वर्ष में 6% विकास दर रहने का जो अनुमान जताया है। पहले हालांकि ये जो अनुमान है वो 6.4% बताया गया था, लेकिन अब इसको घटाकर 5.9 कर दिया गया है, यानी लगभग 6% कर दिया गया है। जो वित्तीय क्षेत्र में उथल-पुथल हुई है और मुद्रास्फीति का दबाव और रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका के बैंकों की कंगाली यानी कि जो दिवालियापन हुआ है, इन सब बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है IMF की रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट 11 अप्रैल को पेश की गई थी IMF द्वारा और विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें अनुमान लगाया गया कि जो भारत का चालू वित्त वर्ष है उसमें विकास दर 5.9% की दर से बढ़ेगी। हालांकि वैश्विक संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर वित्तीय प्रणाली में अगर किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो जो इसका प्रभाव है वह समग्र वैश्विक विकास पर दिखाई पड़ेगा। पिछली विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जो विकास दर है वो 6.1% रहने का अनुमान जताया गया था। भारत का IMF का विकास अनुमान RBI के अनुमान से हालांकि कम है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो RBI है उसने जो भारत का विकास दर है वो 6.4 बताया था, IMF ने 6.1 बताया था, RBI ने 6.4 बताया था, लेकिन अब IMF ने इसे 5.9 कर दिया है। IMF ने जो ये ब्याज दरें जिस तरीके से बढ़ी हैं उसको यहाँ पर टारगेट किया है और बोला है कि जो एक तो जो ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं और 2023 की जो गिरावट है उसको देखते हुए ये प्रतिशत घटाया गया है। 2023 के अगर हम वैश्विक अनुमानों को की बात करें तो 2023 में वैश्विक जो आर्थिक विकास दर के अनुमानों को घटाकर 2.8% कर दिया गया है और ये जनवरी में लगाए गए अनुमान से 0.1% कम है। 2022 से ये 0.6% कम है। 2024 के लिए हालांकि IMF ने जो वैश्विक विकास दर है उसको 3% बताया है। IMF ने यह भी कहा है कि अगर वित्तीय क्षेत्र में उथल-पुथल होती है तो ग्लोबल मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। IMF की जो द्विवार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 6.7% से कम होकर 2023-24 में 4.9% होने की उम्मीद है। बिजनेस पेज पर एक न्यूज़ और है हमारे लिए कि सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए चेयरमैन नियुक्त होंगे।
देखिए, शुक्रवार को एलआईसी का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, सिद्धार्थ मोहंती, और ये 7 जून 2025 तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे। मोहंती अभी एलआईसी के प्रबंध निदेशक हैं और 13 मार्च 2023 को एमआर कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद से कार्यकारी चेयरमैन का पद संभालेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से, और इसमें पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि यूक्रेन के शहरों पर फिर से रूस के जो फाइटर जेट हैं उन्होंने बमबारी करी है, जिसमें यूक्रेन के 22 लोग मारे गए हैं और बहुत बड़े तौर पर इस बार क्षति हुई है। हालांकि बीच में कुछ युद्ध विराम की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन जो ये रूस की कार्रवाई है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना तो युद्ध विराम है और ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। तो आगे आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होगी। यह क्या स्थिति उत्पन्न होती है ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को $10 लाख का ऋण दिलाने में भूमिका को लेकर उठे विवाद के बाद बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि वह अपना पद जून तक संभालते रहेंगे जब तक कि अन्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। शार्प के खिलाफ बैरिस्टर एडम हैपेनस्टॉल की ओर से जांच की जा रही है। चलिए, तो ये आज का 29 अप्रैल 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।